जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। शाबाश भाई शाबाश, क्लास को एक बार शेयर मार दो जल्दी करके, एक बार जोड़ो भाई, सबको जोड़ो, शाबाश, है ना। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक आप शुरू करेंगे। इन लोगों तक क्लास पहुंचाओ भाई एक बार, क्योंकि बहुत कम लोग, वही गिने चुने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, वही लोग आ रहे हैं भाई। बाकी पता नहीं कहाँ क्या बात है, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर भी हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। तो क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, जो कि आपका चर्चा में है, और चर्चा में है आपका भाई अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस चर्चा में है, कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की बात करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका चर्चा में है, इसे कब मनाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का। सीधी से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दो तीन क्वेश्चन आपके अच्छे निकल करके आएंगे। शाबाश, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, शाबाश, जय हिंद। आ जाओ भाई। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की बात करें तो आज कितनी तारीख है? 25 जून। 25 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन इसको मनाया गया है। मनाता कौन है इसे? ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इसको, यह संबंध है किसके संबंध में, तो ये आपका आ जाएगा भाई आपका IMO क्या, इंटरनेशनल आपका जो मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा भाई आपका ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर, किसके संबंध में? तो हम बात करते हैं किसकी? IMO के संबंध में। ठीक है भाई, ओके। इसको अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को और भी क्या आपको शॉर्टकट फॉर्म में IDS, आपका क्या बन जाएगा ये? IDS भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अब बात आती थोड़ी सी किसकी, उद्देश्य क्या है इसका। तो जो आपके नाविक लोग हैं वो किस प्रकार से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से सुरक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित भी सारी चीजें यहाँ पर जो अपना योगदान देते हैं, उनके योगदान के उपलक्ष्य में आपका, नाविकों के योगदान के उपलक्ष्य में आपका दिवस मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम की इसकी स्थापना की बात करें तो 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई आपकी। 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, याद रखेंगे, मनीला सम्मेलन में। ठीक है, किसकी स्थापना? IMO की नहीं भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है आपका 2010 के अंदर, कहां पर? मनीला के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एक सम्मेलन में ये कहा गया था कि भाई 25 जून को हम क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय आपका नाविक दिवस के रूप में 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में यहाँ पर इसे मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, शाबाश, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। आ जाओ भाई, शाबाश, भेजो भाई, क्लास भेजो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर भाई आपका IMO की। अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी, तो IMO ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। क्या है आपका ये? संयुक्त जो राष्ट्र है आपका, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। किस प्रकार की एजेंसी है? विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। कैसी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? IMO की स्थापना की बात करते हैं तो 17 मार्च भैया आपका 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं इसका, तो हेडक्वार्टर कहां पर भाई? लंदन के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर UK के अंदर, लंदन UK के अंदर हेडक्वार्टर इसका। चलिए हमने बात करी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की, तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। उद्देश्य क्या है? नाविक जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके, कह सकते हो आप, उनके उद्देश्य के लिए कह सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टेररिज्म के खिलाफ भी ये काम करते हैं, देखते हैं भाई वहां पर जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो भी नाविक देखते हैं। वाणिज्य व्यापार में भी इनका सहयोग रहता भाई। ठीक है, ओके। 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसे कौन किसके संबंध में, तो IMO की बात है, संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है आपकी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको संबंध में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की? तो 2010 में मनीला के अंदर एक सम्मेलन के अंदर इसका जिक्र किया गया था। शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते भाई। ये था आपका क्या, 25 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस
और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर अगला जो आपके बीच में आना है, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन आना है। अभी हाल ही में आपका एनआईए चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 2। एनआईए चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, ये है क्या? सबसे पहले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी कह सकते हो आप इसको, एनआईए, ठीक है। ये क्या आपकी एनआईए की अगर हम बात करते हैं तो क्या बन जाती है भाई आपकी एनआईए की अगर हम बात, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, ये यहां पर एनआईए चर्चा में है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में अभी जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कोई और बना दिए गए हैं जो पहले थे। पहले कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, इनका अतिरिक्त कार्यभार दे रखा था आपके वाई सिंह साहब थे जो रिटायर हुए थे आपके, उसके बाद 2021 में कुलदीप सिंह साहब जो आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, उन्हें इसका एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्यभार दे रखा था। अब ये 2024 तक इन्हें बना दिया गया, नई नियुक्ति मिली, किसे मिली है? तो चलेंगे बात करेंगे एनआईए की, थोड़ी सी चर्चा में क्यों है, पहले लेते चर्चा में क्यों है। तो जो इनके अध्यक्ष हैं वो बनाया गया, किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महानिदेशक, भाई महानिदेशक। 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे आपके यहाँ पर भाई, याद रखना। महानिदेशक की बात करें तो 23 जून को महानिदेशक नियुक्त किया है, किसे भाई आपका? तो ये है आपके भाई गुप्ता, दिनकर गुप्ता साहब हैं, क्या है? दिनक गुप्ता, डीजीपी आपके डी गुप्ता साहब हैं, दिनक गुप्ता साहब है, इन्हें क्या बनाया गया है? डीजीपी। पूर्व डीजीपी थे भैया, पूर्व डीजीपी। और पूर्व डीजीपी भी कहां के रहे हैं भैया आपके, ये याद रखना, पंजाब पुलिस के रहे हैं। पूर्व डीजीपी पंजाब पुलिस के रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीत रखे हैं, बहुत सारी खुफिया विभाग में इन्होंने क्या कर रखी है, काम कर रखा है। साथ ही हम बात करें तो इनके पास क्या है? मास्टर डिग्री है, किसकी भाई? पुलिस की मास्टर डिग्री है, कह सकते हो आप पुलिस की, क्या है? पुलिस की मास्टर डिग्री है इनके पास भाई, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में इनसे पहले कौन थे? अब बात आती कि चर्चा में क्यों, तो चर्चा में महानिदेशक बना दिए गए। ये कब तक रहेंगे? अगले आदेश तक रह सकते हैं, या अगर हम बात करते हैं अगले आदेश या 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक ये एनआईए के महानिदेशक रहेंगे। बहुत जबरदस्त एजेंसी है आपकी, खुफिया विभाग है इस एजेंसी पे, तो मैं बाद में बात करूंगा। एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीजीपी साहब पे बात कर लेते हैं। अगले आदेश तक यानी कि कार्यकाल कब तक रहने वाला है इनका? 31 मार्च 2024 तक इनका कार्यकाल रहने वाला। शानदार क्वेश्चन में, शाबाश, जय हिंद भाई, जय हिंद। आ जाओ। पुलिस डीजीपी के रूप में कब तक? इन्होंने 2 वर्ष, पंजाब में 2 वर्ष 7 महीने तक इन्होंने यहां पर डीजीपी के रूप में काम किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए सीआरपीएफ के, अब ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। कहां के भाई? सीआरपीएफ के जो महानिदेशक थे, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। अतिरिक्त कार्यभार इनके पास था, किसका? तो एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसके पास था? कुलदीप सिंह के पास था। इनको क्यों दिया गया था? तो इन्हें कब दिया गया था? 2021 में, 2021 मई 2021 में इन्हें दिया गया था। कारण क्या था भाई? वाईसी मोदी जो थे, वाईसी मोदी क्या हो गए थे भाई आपके? रिटायर हुए थे। रिटायर होने के कारण इन्हें अतिरिक्त भार दिया गया था। अब उस भार से, अतिरिक्त भार से इन्हें मुक्त कर दिया गया। सीआरपीएफ के पूछे कुलदीप सिंह, उस इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, मई 2021 में दिया गया था। अब साहब हमारे ये चर्चा में रहे हैं, 23 जून को इनका कार्यभार दे दिया गया है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए भाई, ओके, इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, ये आपकी एनआईए की। तो एक बार थोड़ा सा मेरे को ना यहाँ ये रफ करूंगा अभी थोड़ा सा इधर से। एनआईए की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी दमदार आपकी क्या है भाई, आपकी बहुत दमदार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए। और ये बात की खाल को मतलब बिल्कुल गहराई तक जाकर के किसके खिलाफ काम करती है? एंटी टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, याद रखना। ये आतंकवादियों को शांति बनाए रखने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ काम करते हैं, आतंकवादियों को
मौत की नींद सुलाती है। साथ में मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर, स्थापना की बात करें तो मुंबई जो 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई 2008 के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां इसका, दिल्ली के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन ब्रांच की बात करें तो मुंबई के अंदर भी है, कलकत्ता के अंदर भी है, रायपुर के अंदर भी है, चंडीगढ़ के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर भी है, इसकी हैदराबाद के अंदर भी है, और आपकी और भी 2-3 जगह पर क्या है इसकी ब्रांच है। तो चलिए एक बार 2-4 पॉइंट जो इसके हैं वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NIA की जो स्थापना है, स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना तो 2008 के अंदर हुई है। और सीधा सा पूछ लेगा कि 26/11 के हमले के बाद किस एजेंसी, हमले के बाद किस एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो NIA की स्थापना की गई थी, याद रखना भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं यहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस अधिनियम के तहत, अगर पूछे अधिनियम, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, किस अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम पूछे तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब, 2008 में, कब, 26/11 हमले के बाद, जो 26/11 में हमला हुआ था उसके बाद इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये टेररिस्टों के खिलाफ काम करती है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर मैंने बताया आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर ब्रांचों की बात करेंगे तो देखिए मुंबई के अंदर भी है भाई, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ के अंदर भी इसकी ब्रांच, और कहां पर अभी आपका गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंदर भी है, रायपुर के अंदर भी है, रायपुर भी, साथ में कोलकाता के अंदर भी इसकी ब्रांचें हैं, ठीक है। और साथ में चंडीगढ़ और इम्फाल भी इसके अंदर शामिल है। चंडीगढ़ के अंदर भी इसकी ब्रांच है, चंडीगढ़ के और इम्फाल, और भी एक आधा कोई रह गया होगा भाई, ठीक है। ये इसकी मेन ब्रांचों की मैंने यहाँ पर बात करी है, ध्यान रखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन था। चलिए हमने बात करी दोस्तों आपका अभी हाल ही में NIA चर्चा में क्यों, तो सबसे पहले चर्चा में इसलिए कि इसका महानिदेशक बनाया गया किसी डी जो गुप्ता साहब है, दिनेश जो गुप्ता साहब है, इनको बनाया गया है, 23 जून को बनाया गया है, महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। इससे पहले क्या थे आपके पंजाब पुलिस के क्या थे, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो डी गुप्ता साहब क्या थे, पंजाब पुलिस के 2019 के अंदर इन्हें क्या नियुक्त किया गया था, पूर्व DGP है पंजाब पुलिस के, 2 वर्ष 7 महीने इन्होंने काम किया, ठीक है। और ये कहां पर, पुलिस डिग्री में MSc है, सॉरी इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है पुलिस के अंदर। साथ ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब चर्चा में क्यों थी, तो चर्चा का पता लगा क्यों थी। अब NIA की बात करते हैं तो 26/11 के हमले के बाद अधिनियम आपका जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई, 26/11 के हमले के बाद की गई है। एंटी टेररिज्म, ये टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है पूरा, ये एक किस्म से कह सकते हैं देश के अंदर और बाहर शांति का वातावरण बनाने में इसका अहम रोल है। और वर्तमान में इसके निदेशक नियुक्त किए गए। तो इनसे पहले निदेशक कौन थे, किस किस जगह पर इन्होंने स्थान लिया, तो अगर मैं बात करूं स्थान की तो इन्होंने कुलदीप सिंह जो अतिरिक्त कार्यभार था, जो कि आपके CRPF के क्या थे, CRPF के क्या थे, ये महानिदेशक थे। उन्हें 2021 मई 2021 में कार्यभार दिया गया था, क्योंकि वाईसी जो साहब थे, वाईसी साहब के रिटायर होने के कारण भाई। चलिए इसलिए चर्चा में बहुत जानदार, बहुत शानदार, देश की आन बान शान NIA, ठीक है, बहुत जबरदस्त अभी आपकी। जैसे और भी एजेंसियों की हम बात करते हैं तो देश की अगर मैं खुफिया विभाग की बात करता हूं तो रो होती है भी आपकी, एक रो होगी, एक आपका क्या होता है CBI की भी हम बात करते हैं, तो ये भी क्रिमिनल आपके CID भी इसी लेवल पे होती है आपकी, ठीक है। जो नीचे लेवल पे जैसे CID है, CBI है, रो है, आपका इंट है, इंटर जो आपकी इंटेलिजेंसी है, रो है, और साथ में आपका NIA, ठीक है। चलिए भाई ये सारी की सारी आपकी किस प्रकार की हैं, जो एंटी टेररिस्ट के खिलाफ एंटी शांति बनाए रखने के लिए काम करती हैं, कुल मिलाकर के आप इतना कह सकते हो। चलिए तो महानिदेशक थे, ये क्वेश्चन था आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको आप बड़ा अच्छे से नोट किया होगा, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास को सुनते नहीं है, जहां पे देखा कि बोर्ड फुल हो गया स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। भाई सारी बातें नोट नहीं कराई जाती हैं, याद रखना, सारी बातें नोट हो भी नहीं सकती हैं। अगर सारी बातें नोट कराने लगे सॉरी भाई, तो बहुत ज्यादा टाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। इतना तुम इतना ही नहीं देख रहे इसको, तो सारी बातों को नोट कैसे करा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्लास को सुनना है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें बोर्ड पे लिखी जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा के अंदर भी आपका सिंधु दर्शन यात्रा चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंधु दर्शन यात्रा
चर्चा में है। सिंधु दर्शन यात्रा, कौन सी भाई? सिंधु दर्शन यात्रा आपकी चर्चा में है, तो ये क्या है, ये चर्चा में क्यों है? बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आपका। चलिए शाबाश, जय हिंद भाई, जय हिंद। ये जय हिंद बोल के और ड्यूटी कंप्लीट करके नहीं जाएंगे, नहीं तो मैंने कल भी बोला था मैं भी जय हिंद आया करूंगा, जय हिंद बोल के निकल जाया करूंगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है भैया इसका, तो भैया मेरे 23 से लेकर के और 26 जून कल तक इस यात्रा, दर्शन यात्रा जून तक 2022 में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया है। कहां पर हो रहा है सिंधु दर्शन यात्रा की अगर मैं बात करूं तो लेह लद्दाख के अंदर भाई, लेह लद्दाख के अंदर हो रहा है, ये भी याद रखना। कहां पर भाई? आपका लेह लद्दाख के अंदर हो रहा है। और ये कह सकते हैं कौन कर रहा है इसको, तो जगत गुरु साहब हैं आपके, जगत जो गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के उसमें हो रहा है आपका ये। और इनका संबंध, जगत गुरु शंकराचार्य का संबंध कहां से है, तो जोशी मठ से है, जोशी मठ से, याद रखना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक सिंधु यात्रा, यानी कि देश के बारे में बताया जा रहा है। सिंधु यात्रा आपकी कहां पर हो रही है, सिंधु दर्शन यात्रा आपकी, तो सिंधु दर्शन यात्रा की बात करें तो लेह लद्दाख के अंदर हो रही है। लेह लद्दाख जगत गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं इसको, इनका संबंध कहां से, जोशीमठ से है। 23 से लेकर के 26 जून तक आपकी यात्रा चलने वाली है, ये आपका प्रोग्राम चलने वाला है। अब थोड़ी सी बात करते देखिए लद्दाख की में। लद्दाख क्या आपका यूटी है, आपको पता है लद्दाख यूटी कब बना, तो ये 2019 में बना है, ठीक है। अगर इससे सीधा सा पूछे कि लद्दाख किससे अलग होकर के यूटी बना, तो आपका ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर, J&K से अलग होकर के आपका ये बना है, ठीक है। ओके, तो जब लद्दाख और J&K बनाए गए तो कितने थे आपके यूटी, 9 यूटी थे, याद रखना। 7 + 2 9 यूटी थे। वर्तमान में अगर हम यूटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो कितनी आपके 8 है, ठीक है। स्टेट की बात करते हैं तो कितने आपके, स्टेट की बात करें तो 28, तो टोटल कितने हो गए आपके 36 स्टेट अब्लिक यूटी वर्तमान में भारत के अंदर है। अब बात आती है कि लद्दाख की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर भाई, केवल दो डिस्ट्रिक्ट है आपका। एक तो लेह है और दूसरा कौन सा आपका, कारगिल भाई, क्या है आपका, कारगिल है। अब पूछेगा आप लोगों से कि इसकी राजधानी क्या है, तो लेह है, या कह सकते हैं प्रशासनिक काम कहां पर होते हैं इसके, लेह के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं राज्यपाल, यूटी के अंदर कौन से राज्यपाल की नियुक्ति की गई है ना, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी से। यूटी के अंदर कौन से राज्यपाल की नियुक्ति यहां पर कर रखी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे मेरे धतूरो, जो भी आंसर देगा, मेरे जो गुड्डू है ना, मेरे जो लड्डू हैं, लड्डू गोपाल जो मेरे आंसर देने वाले हैं, बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। आंसर गलत कैसे रहेगा, क्योंकि यहां पर तो उपराज्यपाल की, किसकी भाई, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, ना कि गवर्नर की। उपराज्यपाल होता है यूटी के अंदर, उपराज्यपाल, ना कि राज्यपाल होता, ठीक है। मुझे पता था कि तुम क्या करने वाले हो, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। साथ में बात करें देश का सबसे ऊंचा स्टेशन, रेडियो स्टेशन की बात करें तो भी आपका कहां पर है, लद्दाख के अंदर है, ठीक है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं जो रडार सिस्टम आपका, वो भी कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट में लद्दाख की बात करें तो 1 है। नामयाल जांग्याल जो है वो आपके क्या है, लद्दाख की लोकसभा में 1 ही सीट का प्रतिनिधित्व दिया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, J&K की। अगर हम बात करते हैं तो J&K का गठन कब किया गया था, जिससे कि आपका यूटी अलग हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो 1954 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था या आविर्भाव हुआ था। पतन की बात करते हैं तो कब हुआ, 2019 में विघटन, गठन 54, विघटन कब। और साथ में रांची खुशी नहीं आया था हमारे साथ, ये मजबूरी बस हो रहा था, हरि सिंह थे, उन्होंने इसमें शामिल किया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि वर्तमान में किस स्टेट या अपने राज्य के अंदर हाल ही में आपका कौन सा भाई, आपका हाल ही में परिसीमन आयोग बैठा था, जो कि आपका 2020 से बैठा था। 2020 से परिसीमन आयोग कहां पर बैठा था, आपका J&K के अंदर। और उसने रिपोर्ट क्या दी है, तो विधान जो सभा है इसमें 6 सीटें बढ़ने के क्या है, आसार है। विधानसभा में कितनी सीटें बढ़ने के आसार है, तो 6 सीटें यहां पर बढ़ने के आसार है, ठीक है। डल झील पूछा आप लोगों से, तो डल झील भी J&K के अंदर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें भारत की, तो डल झील आपकी यहीं पर है। साथ में पूछे तैरता हुआ जो पार्क है, तैरता हुआ जो ATM है, ये भी आपका यहीं पर है। SBI बैंक का ATM है, ये भी आपका यहीं पर है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि GI टैग, केसर को GI टैग दिया गया, तो मुझे ये बताएंगे आप लोग
कि भारत का सबसे महंगा, सॉरी J&K का सबसे महंगा अगर हम बात करते हैं तो क्या आपका केसर है, उसे ही GI टैग दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, फूलों की खेती या टुपलेस की खेती या फूलों की खेती या गुलाबी खेती की भी बात करें तो भी आपका क्या है J&K ही है, ठीक है, J&K के अंदर ही यहाँ पर। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की अगर हम बात करते हैं, कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत है ये भी आपकी कहां पर, पल्ली जो गांव है आपका, पल्ली गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, सांबा के अंदर भाई आपका ये है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंधु दर्शन यात्रा की, तो 23 से 26 तक लद्दाख के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य की ये किसके संज्ञान में हो रही है भाई, ठीक है। साथ ही हमने बात करी लद्दाख की थोड़ी सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, एक बार रफ कर रहा हूं भी मैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई मेकांग नदी चर्चा में है। मेकांग नदी कौन सी नदी चर्चा में भी आपका चर्चा में है, ऐसा क्या हुआ कि मेकांग नदी चर्चा में आई है एकदम से भाई, ठीक है, ये क्या हुआ भाई। तो बात करते हैं यहां पर, देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की कह सकते हैं मछली यहां पर मिली है भाई आपकी चर्चा में, क्यों है तो यहां पे आप लिख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली आपकी मिली है इस नदी के अंदर भाई। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली यहां पर मिली है। नाम क्या है इस मछली का, अगर नाम की बात करते हैं तो नाम है इसका भाई स्टिगर, ये क्या है इसका नाम है, ये क्या स्टिगर क्या आपकी ये मछली है जो कि सबसे बड़ी मछली है, मीठे पानी की मछली है स्टिगर भाई, ठीक है। ओके, कहां पर मिली है, मेकांग नदी के अंदर मिली है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की है क्या आपकी नदी है ये, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो देखिए लंबाई कितनी इसकी 13 फीट क्या है इसकी लंबाई है, और मेकांग नदी पर ये पाई गई है, ठीक है। चलिए स्टिंगर मछली की यहाँ पर बात हुई। अब आती है भारत की जो मछली है, भारत की राजकीय मछली कौन सी है तो आपकी गंगा डॉल्फिन भाई, कौन सी आपकी गंगा डॉल्फिन जो है आपकी डॉल्फिन, ये जो मछली है ये आपकी प्रसिद्ध मछली है, जिसका क्या किया गया अभी गंगा डॉल्फिन कम हो रही है तो इसे बचाया भी जा रहा है, गंगा डॉल्फिन मछली, ठीक है। ओके, अब बात आती है आपकी मछलियों की, तो मछली सांस कैसे लेती है पानी के अंदर, तो आपको पता है किसके अंदर ये सांस लेती है, ये क्वेश्चन मुझे जल्दी से आप लोग करके बताएंगे कि मछली किसके सहारे कैसे सांस लेती है पानी के अंदर, ये भी शानदार आपका क्वेश्चन है। सबसे बड़ी मछली की अगर बात करते हैं तो व्हेल आपकी व्हेल मछली, सबसे बड़ी कौन सी मछली आपकी व्हेल मछली है। सबसे खतरनाक मछली की अगर बात करें, खतरनाक मछली की अगर बात करें तो कौन सी आपकी भाई शार्क जो मछली है ये आपकी क्या है सबसे खतरनाक मछली है, ठीक है। अब बात आती है मछलियों की आती है तो मछली किस प्रकार के फूड के अंदर काउंटिंग होती है, तो मछलियों को खाते हैं, मछलियों का लोग तेल निकालते हैं, तो सी फूड, कौन सा फूड बोलेंगे इसको, सी फूड के अंदर आती है। और विश्व की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट कौन सी है, या ये कहीं एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट कौन सी आपकी, तो ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट जहां से कोरोना साहब निकले थे, और कोरोना साहब कहां से निकले, चीन से निकले। और चीन की मैं बात करूं कौन सा भाई आपका वुहान सिटी में सबसे बड़ी सी फूड मार्केट आपकी वही है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी सी फूड मार्केट की बात हुई, सबसे बड़ी मछली की बात हुई, सबसे अगर हम बात करें गंगा डॉल्फिन की बात हुई है, ठीक है। एक मछली और है हिंसा मछली, ये भी भारत की क्या भाई प्रसिद्ध मछली है, हिंसा मछली भी आपकी क्या है, ये वो मछली है जो
पानी के बहाव के खिलाफ बहना पसंद करती है। तो आपकी क्या है, हिंसा मछली की हमने यहाँ पर बात की। खतरनाक मछली की बात करें शार्क की, तो ये भी आपके बीच में है। और अभी हाल ही में सबसे बड़ी जो स्टेगर मछली मिली है आपकी कहां पर मिली, मेकांग नदी। क्वेश्चन ये मेकांग नदी कहां पर आपकी पाई जाती है। अब जब नदियों की बात आ रही है तो भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी नदी आपकी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी में बात करें तो गंगा नदी आपकी क्या भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी, जिसके नाम पर आपका हिंदुस्तान का नाम भी क्या रखा गया था, हिंदुस्तान रखा गया था या इंडिया कहा गया। तो सिंधु नदी भारत में कहां से, कैलाश और दमचौक, दो जगह याद रखना, कैलाश और दमचौक, दमचौक दोनों जगह कहां पर आपकी ये J&K के अंदर है, जहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है और क्या होती है, भारत से बाहर निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आई थी गंगा की। गंगा नदी की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो गंगा नदी आपकी किन दो धाराओं से मिलकर के बनती है। तो गंगा नदी की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए ये आपकी क्या है भाई, अलकनंदा, अलक जो नंदा नदी है जिस पर क्या आपका बद्रीनाथ का मंदिर भी है, और साथ की जो अलकनंदा की सहायक नदी है यहां पर आपका क्या भाई केदारनाथ साहब है, केदारनाथ मंदिर भी आपका अलकनंदा नदी की सहायक नदी पर पड़ता है, याद रखना भाई। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, ये यहां से कौन सी नदी आती है आपकी, भागीरथी, भागीरथी नदी। यानी कि भागीरथी व अलकनंदा दोनों मिलकर के आपकी क्या निकालती हैं, गंगोत्री से ये जो धाराएं निकलती हैं आपकी, और ये गंगा नाम पड़ता है, इसका क्या नाम पड़ता है, गंगा। और बाद में यही गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, फिर आगे चल करके इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, गंगा की अगर हम बात करते हैं तो देवप्रयाग के अंदर भाई, कहां पर आपका सॉरी प्रयागराज के अंदर है, प्रयाग जो राज है, प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो कौन सा भाई आपका इलाहाबाद, पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था। यहां पर तीनों नदियों का संगम स्थल कहा जाता है। और प्रयागराज भी आपका चर्चा का विषय था। प्रयागराज चर्चा में क्यों था, क्योंकि पीछे मैंने बात करी थी, प्रयागराज चर्चा में इसलिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, पुराना हाई कोर्ट है, इसने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कि आपका 1971 के अंदर मुकदमा दायर किया था, 1975 में इसको क्या फाइनल फैसला दिया था और इसे अमान्य करार दिया था। निर्वाचन को लेकर के ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है, जो सरकारी पद्धति का यहाँ पर क्या किया गया, सरकारी तंत्र का चुनाव में यूज किया गया था, और इस वजह से यहाँ पर भाई क्या किया गया था, उसके खिलाफ फैसला देने के कारण भी आपका ये चर्चा में था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जैसे कुकार जो प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ भी फैसला इन्होंने दिया। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो मेकांग नदी का क्वेश्चन भी आपके बीच में था, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी। ठीक है, चलते हैं। यहाँ हमने एक दो स्टेटिक की भी बात करी, इलाहाबाद की बात करी है, प्रयागराज जिसका नाम रख दिया गया है, तीनों नदियां आपकी यहाँ पर संगम स्थल की भी बात करते हैं, तो यही आपका। ठीक है, अमिताभ बच्चन का संबंध भी यहीं से है, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये भी आपके इलाहाबाद से बड़ा कुछ लगाव रखते थे। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, पूछ लेगा आप लोगों से, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। G7 आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपका G7 क्या आपका भाई G7 चर्चा में है, G7 चर्चा में है। तो ये क्या बीमारी है भाई, सबसे पहले बात करें G7 की बात करें तो इसके अंदर क्या 7 देश शामिल है, आपको पता है पहले इसके अंदर 6 देश शामिल थे, और विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, और 7वीं जो अर्थव्यवस्था मिली थी इसके बाद इसमें कौन सी मिली थी, आपकी कनाडा मिली थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ये चर्चा में क्यों है, तो इसकी बैठक होने वाली है, ये देखेंगे। G7 नेताओं का क्या होने वाला भाई, G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें भारत की तरफ से कौन, पीएम मोदी साहब क्या हो रहे हैं, शामिल होने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। शाबाश भाई शाबाश, जोड़ो क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, क्लास को ना स्प्रेड करो ज्यादा से ज्यादा भाई, लोगों तक पहुंचाओ क्लास को। शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। बहुत बार एक बात बोलता हूं मैं, लेकिन शायद आपको ये मेरी बात समझ में आती नहीं है। और यहाँ पर शायद ये स्पीच देंगे भाई, यानी कि भाषण देंगे। और भाषण किस पे हो सकता है आपका, तो आपका ये महामारी पर हो सकता है। महामारी, आतंकवाद, युद्ध आदि पर क्या आपका ये आर्थिक विकास, सौर ऊर्जा कह सकते हो आप, सौर ऊर्जा, या कार्बन मुक्त विश्व, या और पर्यावरण में पर्यावरण जो विषय हैं ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के क्या हो सकते हैं, और विकास को लेकर के यहां पर बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। ठीक है, अब G7 की अगर मैं बात करूं तो ये बैठक कब होने वाली है,
तो जर्मनी के अंदर ये होने वाली है, जर्मनी में बैठक होने वाली है, सम्मेलन पूछे आप लोगों से तो कहां पर होने वाला है, जर्मनी के अंदर होने वाला है। अब जी इसका और साथ ही बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछ ले कि G7 2022 की जो सम्मेलन उसकी मेजबानी कौन करेंगे, तो जर्मनी करेगा, ठीक है। राजधानी क्या इसकी, बर्लिन राजधानी क्या इसकी, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स करके, ठीक है। तो जर्मनी इस बैठक का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है भाई, मेजबानी होगी कब से कब तक, ये तो चल रही है कल से लेकर के कब से कब तक, आपकी 26 से 27 जून 2022 के बीच में आपकी ये कल से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी साहब हमारे कहां पहुंच रहे हैं, अभी जर्मनी के अंदर पहुंच रहे हैं। वहां पे लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर का मुद्दा मैंने बता दिया आपको, महामारी हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, सौर ऊर्जा हो सकता है, कार्बन मुक्त वाली बात भी यहाँ पर हो सकती है, विकास की बात भी हो सकती है, गरीब देशों को, और खाद्यान्न समस्याओं को लेकर के भी यहाँ पर बात हो सकती है। ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री साहब का विषय हो सकता है स्पीच का, लेकिन स्पीच देंगे पक्का भाई, ठीक है। 100% पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंखें फाड़ के देखता रहता है कि अभी क्या निकल करके आएगा भारतवर्ष से, क्या निकल करके आएगा भारत से। चलिए अगली बात करते हैं भाई, G7 की थोड़ी सी बात करते हैं। ये 7 देशों का समूह है, 7 देशों का समूह है। आपको पता सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके अंदर क्या है आपकी शामिल है, ठीक है, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। तो इसमें कौन कौन आपके, कनाडा शामिल है आपका, फ्रांस, जर्मनी है, इटली, जापान, यूएसए, यूके, और क्या आ जाएगा आपका यूरोपीय संघ इसके अंदर शामिल है। ये आपकी क्या है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था शामिल है, जो आपका G7 जिनको नाम दिया गया, ये समूह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, ओके। चलिए अगली बात करते हैं भाई आपका इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं G7 की बात करें तो इसकी स्थापना को लेकर के बात करते हैं। G7 की स्थापना भाई आपकी, G7 की स्थापना की अगर बात करें तो ये आपकी 1975 में इसकी स्थापना हुई। पहले कितने देश थे, 6। उसके बाद आपको 1976 में कौन सा शामिल हुआ आपका, 1976 में आपका कनाडा शामिल हुआ है। G7 आपका ये बन गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को सहयोग करना, अर्थव्यवस्थाओं को और ज्यादा उन्नत करना, ये इसका क्या है उद्देश्य रहा है। शाबाश भाई शाबाश, है ना। आज तो ना प्यास बार बार लग रही है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। G7 का आपको पता लगा स्थापना पूछा आपकी 1975 के अंदर। 1975 वैसे भी याद रखनी है आपने। 1975 क्यों याद रखनी, क्योंकि इसरो ने भारत का पहला उपग्रह छोड़ा था, आर्यभट्ट, ठीक है, जिसने 5 दिन काम किया था, याद रखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात भी हो रही है यहाँ पे। 1975 में आपके G7 की स्थापना, 1976 में कनाडा इसका साथी बना था। G7 के कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके और आपका यूरोपियन संघ, ये विश्व की सबसे उन्नत जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जर्मनी जो कि 2022 में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, उस शिखर सम्मेलन में क्वेश्चन नंबर 1, G7 का कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है। एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, पक्का कल क्लास लग रही है आपको पता संडे के अंदर, मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि G7 का हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहां है। जो बच्चा सबसे पहले करेगा कल उसको विशेष प्राइज दूंगा भाई, ठीक है। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ हेडक्वार्टर कहां है इसका, ठीक है। जल्दी समझ गए होंगे समझने वाले भाई, ठीक है। तो जर्मनी इस बार और नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन दूसरा ये है कि ये कौन से नंबर का सम्मेलन हो रहा है, कौन से नंबर का सम्मेलन हो रहा है। आप लोग जवाब देते नहीं है, मेरा काम है क्वेश्चन करना, ढूंढते रहना, ठीक है। टाइप करने की जहमत नहीं उठाना, उंगलियों में ना वो बायोमेट्रिक नहीं हुआ फिर बाद में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कि आपका चर्चा का विषय रहेगा ये भी भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। 25 जून की हमने बात करी थी, तो दिवस नाविक दिवस होता, एक दिवस और भी मनाया जाता 25 जून को ना, देखते चलते करते हैं बात उसके ऊपर भी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, तब तक रिप्लाई करके मेरे को आंसर दो भैया, ठीक है। अभी हाल ही में 23 जून को क्वेश्चन नंबर 6 और भाई ये लगा दिया भाई, हाल ही में 23 जून को किस प्रसिद्ध राजनेता की पुण्यतिथि मनाई गई। बस भाई क्वेश्चन है मेरा 23 जून को किस राजनेता की पुण्यतिथि मनाई गई, जो
शाबाश भाई, वेल डन दोस्तों, शाबाश शाबाश मेरे गुड्डे गुड़ियों शेरों, शाबाश मेरे, है ना दोस्तों। जल्दी से मेरे भाई और बहन फोन, जल्दी से फोन पे, है ना, जल्दी से नोट करने के बजाय जल्दी से आंसर देंगे इसका। भाई आंसर मुझे नहीं पता, है ना, बताओ तुम क्या करोगे। चलो कोई बात नहीं, नोट करेंगे, पता ही नहीं है मुझे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन आपके श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी साहब हैं, मुखर्जी की क्या मनाई गई है, पुण्यतिथि मनाई गई है 23 जून को। अब बात आती है कि इनकी मृत्यु क्यों होती है। ये जे.एंड.के में चले जाते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ के, प्रोटोकॉल बोले तो जे.एंड.के के जो नियम थे उनको तोड़ करके, उल्लंघन करके जे.एंड.के में जाते हैं, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चलो इनसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं। यह उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ये राजनेता थे, पेशे से क्या थे भाई आपके, ये वकील थे, ये याद रखना भाई, राजनेता प्लस क्या थे आपके, ये वकील थे। 1953 में, नोट डाल के लिख सकते हैं आप, यहां पे लिख रहा हूं मैं, नोट डाल के लिखेंगे, नोट 1953 में बिना परमिट के जे.एंड.के में जाने पर क्या होती है, इनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार किया जाता है इन्हें। और ठीक उसके बाद क्या होता है, 23 जून 1953 को इनका निधन होता है। 23 जून 1953 को इनका निधन होता है। याद रखना भी, किसका निधन होता है, तो ये हमारे बीच में है भाई। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्या था इनमें। भाई ये आपके पहला जो मंत्रिमंडल था, शानदार क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, पहला मंत्री जो आपका मंडल है, मंत्रिमंडल, ये लो भाई, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसके मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपके कौन से मंत्री थे ये याद रखना है आप लोगों ने। और इससे पहले मैं बात करता हूं आपका, ये कौन से थे भाई आपके, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ठीक है, चलिए एक शानदार क्वेश्चन मैं आपको यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ के नहीं जा रहा, मतलब इन द सेंस मैं एक बार कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा मेरे को बोर्ड रफ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं आपको ना पूरा मंत्रिमंडल बताना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, देखिए एक बार रिवीजन करूं इसको। 23 जून को किस राजनेता की, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले आपके क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, याद रखना भाई। ठीक है, पेशे से क्या थे, वकील थे। 1953 में इन्होंने बिना परमिट के जे.एंड.के की यात्रा की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 23 जून को क्या हुआ, इनकी 23 जून 1953 को क्या हुई, इनकी डेथ होगी, इनका निधन हुआ। पेशे से क्या थे आपके, ये वकील थे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम हमारे मंत्रिमंडल की। भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसके अंदर संख्या कितनी थी। सबसे पहले तो जो मंत्रिमंडल है भाई आपका, मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या थी वो कितनी थी, 14 है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी रही है, 14। नंबर 1 पे मैंने बात कर दी है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 2। चलो भाई इसको कोई बात नहीं, बाद में काउंट कर लेंगे। नंबर 1 की बात करें, आपके मंत्रालय की बात करूंगा, तो पीएम आपके कौन है, नेहरू साहब हैं, जे.एन. नेहरू हैं आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंत्रालय की अगर बात करता हूं तो राष्ट्रमंडल में विदेशी मामले, क्या क्या है भाई आपके, पीएम साहब हैं ये आपके। ठीक है, राष्ट्रमंडल व विदेशी मामले का मंत्रालय किसके पास भी आपका, और वैज्ञानिक शोध, और आपका जो कि पीएम के पास ही होता है, वैज्ञानिक शोध भाई आपका, ये क्या है, इनके वो था भाई, विभाग थे। चलिए प्रधानमंत्री के पास। उसके बाद बात करते हैं दूसरा व्यक्ति जो आपका कौन था भाई, यहां पर हम बात करें पटेल, सरदार पटेल भाई, सरदार पटेल साहब आपके जो मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, गृह मंत्री, कोमा, इसके साथ वो कौन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, व आपके कह सकते हैं राज्य मंत्री, राज्यों के मामले, राज्यों के मामले भी
साथ के साथ नोट करेंगे भैया फटाफट, ठीक है। यह मंत्रालय किसके पास था? तो पूछे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके। राज्यों के मामलों की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। राष्ट्रमंडल में मंडलों की विदेशी मामलों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो आपके हैं। वैज्ञानिक शोध की बात करें तो यही है। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री आपके कौन है? आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अभी हाल ही में 23 जून को क्या बनाई गई है? पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आपके तीसरी, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। नंबर 3 आपके राजेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं आपके, कैसे मंत्री हैं? खाद्य एवं कृषि। चलो जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे वर्तमान में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। अगला भाई आपका चौथे मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके क्या है? पहले शिक्षा मंत्री भी। पहले से पहले ये लगा लेना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, या आजाद भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपका पांचवा मंत्रालय किसके पास था? तो ये आपका भी डॉक्टर जान मथाई, ठीक है। इनके पास क्या था? रेलवे व परिवहन मंत्रालय, तो वर्तमान में सड़क मंत्री कौन आपके भाई? तो नितिन गडकरी साहब है। रेलवे मंत्री जल्दी से मुझे बताएंगे कौन है? छठवें मंत्रालय की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके षणमुगम शेट्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्रालय। षणमुगम जो सेठी साहब हैं, R.K. षणमुगम साहब, ये सेठी साहब कैसे हैं? आपके वित्त मंत्री हैं भाई, वित्त मंत्री हैं आपके, ये भी याद रखें, भारत के पहले वित्त मंत्री। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद सातवें मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो सातवां मंत्रालय आपका भाई अंबेडकर साहब है। कौन? आपके B.R. अंबेडकर कानून मंत्री कह दो, चाहे आप विधि मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था भाई इनके पास? विधि मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद आठवें जो मंत्री हैं आपके, ये कौन है? जगजीवन राम आपके, जगजीवन जो राम है, ये आपके श्रम मंत्रालय इनके पास था भाई। कौन सा मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। साथ में आपके 9वें आ जाएंगे बलदेव सिंह, सबको पता है कौन सा मंत्रालय? तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास आता है, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करेंगे सारे के सारे मंत्री। 14 मंत्री थे आपके। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। आपका हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद 10वां भाई आपका 10वें मंत्री की बात करते हैं तो अमृता भाई, राजकुमारी अमृता कौर भाई। और ये कौन से मंत्री थे भाई? आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखना, एकमात्र महिला मंत्रालय भी पूछे तो किसके पास था? इन्हीं के पास था, ये भी याद रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद है CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था आपका? CH भाभा। 11 भाई आपका CH जो भाभा है, ये इनके पास कौन सा था? वाणिज्य मंत्रालय इनके पास था, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं रफी अहमद उसके बाद आपका 12वां भाई रफी अहमद किदवई के पास कौन सा था मंत्रालय? तो इनके पास है भाई आपका संचार जो मंत्रालय, ये भी इनके पास था, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका VN गाडगिल, तो ये आपके भाई आपका खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, कार्यकारी व खान एवं ऊर्जा मंत्रालय आपका 13 होगा ना भाई आपका है। तो ये है आपके VN गाडगिल की अगर हम बात करते हैं, गाडगिल तो खान एवं ऊर्जा जो मंत्रालय था वो इनके पास था। शानदार क्वेश्चन भाई। सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर 23 जून को किस रात, एक बार स्क्रीनशॉट लो तुम भाई, ठीक है। मैं साइड हटता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, बेहतरीन सा, जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। आप देखो 23 जून को किस राजनेता की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। भारत के पहले क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, आपको पता। भारत के पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, बार बार स्वतंत्र भारत नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो मंत्रिमंडल की बात करें, टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ याद रखना JN नेहरू साहब है,
जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री है। राष्ट्रमंडल विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध किसके अंडर है? आपके जवाहरलाल नेहरू के अंडर है। साथ में हम बात करते हैं सरदार पटेल कौन से मंत्री? आपके गृह मंत्री। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है। राज्यों के मामले भी किसके पास आपके? तो ये भी सरदार पटेल साहब के पास है। नंबर 2। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, देखिए तीसरे की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनके पास है? इन्हीं के पास है भाई। चौथा आपका मोहम्मद जो आपका कलाम आजाद साहब है, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद साहब का आपके शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछे। डॉक्टर जान मथाई की बात करें तो रेल मंत्रालय इनके पास था। आर के शनमुगम की बात करें तो यहाँ पर आपका वित्त मंत्री थे। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये आपके विधि मंत्री थे। क्या थे? आपके विधि मंत्री थे। साथ में जगजीवन राम की बात करें तो आपके ये श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह की बात करें तो आपके क्या थे? रक्षा मंत्री थे। अमृता कौर राजकुमारी एक अकेली महिला थी भाई, ठीक है, जो इस मंत्रालय के पहले, भारत के पहले मंत्रालय के अंदर शामिल की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। वी.एन. गाडगिल साहब की बात करें तो खाने ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था। सी.एच. बाबा साहब के पास वाणिज्य मंत्रालय था। रफी अहमद क्या अगर हम बात करते हैं तो संचार मंत्रालय इनके पास था। अब एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा का पूरा आपके बीच में रख दिया है। 14 मंत्री, भारत के पहले मंत्रिमंडल के अंदर कितने सदस्य थे? 14 लोगों को यहां पर शामिल किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहां पर बात हुई थी। अब बात आती क्वेश्चन की, इस देखो क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली महिला मंत्री तो आपकी अमृता कौर, ठीक है। अब पूछेंगे कि भारत के पहले मंत्रिमंडल के अंदर कितने मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया गया था? तो रफी अहमद साहब हो गए आपके, और दूसरे कौन हो गए आपके? रफी अहमद साहब के साथ हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते तो ये भी आपके यहां पर मुस्लिम हो चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब ये था शानदार क्वेश्चन, आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। कोई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में है, रफ कर रहा हूं। जिसने किसी ने भाई नहीं लिया तो ले सकते हैं, अदरवाइज फिर जय हिंद जय भारत भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया भाई, ठीक है। आज की क्लास का मेरे ख्याल में ये आपका डब्बे वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी भी तरीके का। देखिए, हम जहां पे सोचना बंद करेंगे, पेपर सेटर वहां से शुरू करेगा सोचना कि इन्होंने कहां तक पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका चर्चा के अंदर है, जो क्या चर्चा में उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। 25 जून को आपका जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों 25 जून को काला दिवस रूप में मनाया जाता है? क्यों? देखिए, 25 जून की बात करते हैं तो 25 जून को काला दिवस के रूप में, क्योंकि आपको पता 25 जून 1977 को जो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने क्या किया था? आपातकाल की घोषणा करी थी। 25 जून को क्या किया था भाई? आपातकाल की घोषणा करी थी। किसकी भाई? आपात जो काल की घोषणा करी थी, याद रखना भाई। आपातकाल जब लगाया था तो आपके बीच में आपातकाल की घोषणा करी थी 25 जून 1977 को, इसलिए इसकी क्या बनाते हैं? 1977 को करी थी, इसलिए इसको काला दिवस के रूप में इसकी आपातकाल की बरसी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आपात जो काल है, आपातकाल की बरसी मनाई जाती है, याद रखना भाई, ठीक है। आपातकाल की बरसी मनाई जाती है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओके, इसके साथ ही 25 जून को एक और आपका होता भाई, 25 जून यानी कि आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आपका 2014 के अंदर एक दिवस मनाया गया था, आरंभ किया गया था 2014 में। कौन सा दिवस आपका? तो विटिलिगो दिवस भाई, विश्व विटिलिगो, विश्व, देखिए विश्व विटिलिगो दिवस। विश्व विटिलिगो दिवस भी आपका 25 जून को मनाया गया था। 2014 में दुनिया भर में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में दुनिया भर में, पूरी दुनिया में इसको मनाया गया था। दुनिया में विश्व विटिलिगो दिवस में, ये आपकी क्या है? एक बीमारी है, ठीक है, त्वचा से संबंधित बीमारी। चलो बात करता हूँ इसमें। ये क्या आपका भाई? इससे पीड़ित लोगों के लिए संकेत जताने, जागरूकता फैलाने के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित जो लोग हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के लिए कह सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक
करने के लिए आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और है क्या आपका ये त्वचा रोग है भाई, आपका कैसा है, त्वचा रोग है, याद रखना भाई, कैसा रोग आपका ये त्वचा से संबंधित आपका रोग है, ठीक है। ओके, अगली बात करते हैं, पहली बार इसे कब मनाया गया था। तो पहली बार की बात करें तो पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। और एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगर पूरी दुनिया में 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन जो लोग हैं, 100 मिलियन लोग इस बीमारी के क्या है, शिकार हैं, ठीक है भाई। 100 मिलियन लोग इस बीमारी के शिकार हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में कौन मनाता है, तो चंडीगढ़ PGI में, चंडीगढ़ जो पीजीआई का त्वचा डिपार्टमेंट है, त्वचा विभाग द्वारा ये मनाया जाता है चंडीगढ़ में। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, पहली बार त्वचा विज्ञान विभाग द्वारा मनाया गया था। अब देखो एक बार अच्छा क्वेश्चन भी, 2 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने सेट कर दिए आप लोगों के। 2 क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही कम है भाई, ठीक है। नौकरी की बात हो रही है तो नौकरी के लिए मेहनत करनी है, हमने ज्ञान का अर्जन नहीं करना, हमने क्या करना, किसी को क्या करना, पीछे धकेलना, किसी को रेस में आगे निकलना, हमने पीछे, सॉरी माफी चाहूंगा, हमने पकड़ के पीछे नहीं धकेलना, हमने अपनी रेस को बढ़ाना है। वो कैसे संभव होती है, आपकी मेहनत से। चलिए हम बात करते हैं, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 25 जून 1977 की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की बरसी के रूप में इसको मनाया जाता है। साथ ही 25 जून का आपका 2014 में विश्व विटिलिगो दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहली बार 2012 में मनाया गया। 100 मिलियन लोग इस बीमारी के शिकार हैं, त्वचा से संबंधित रोग, पीड़ित लोगों को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ PGI त्वचा विभाग को इसको भारत के अंदर मनाता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ विभाग जो PGI विभाग है ये इसको मनाता है। अब आ जाओ थोड़ा सा आपातकाल के लेकर के बात करते हैं। देखिए आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से घोषणा करवाता कह करके ना, ठीक है। आपातकाल से संबंधित अगर एक्ट की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद आपको पता 352 राष्ट्रीय आपातकाल आता है आपका, एक आता है आपका 356 आता है, एक आपका आता 360 आता है। ये आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है। 356 के आपका स्टेट राष्ट्रपति क्या कह सकते हो इसको, राष्ट्रपति शासन कह सकते हो, राज्य आपातकाल कह सकते हो, राज्य आपातकाल भी कह सकते हो आप इसको। और तीसरा जो आपका आता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल भी आपका यही आता है, ठीक है। ओके, तीनों के तीनों आपातकाल यहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने जब ये आपातकाल लगाया किस आधार पर, राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार होता है, एक तो युद्ध की स्थिति में पूरे देश में या किसी देश के किसी हिस्से पर आपका 352 के तहत राष्ट्रपति साहब को यह पावर दी गई है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह, जिसको बाद में बोला गया, पहले क्या शब्द था यूज किया गया था यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ये लगाया था आपका आपातकाल। तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब। आपातकाल के समापन की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब। आप किसी देश में युद्ध की घोषणा कौन करते हैं भारत के अंदर, तो राष्ट्रपति साहब। युद्ध समापन की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब। युद्ध समापन की घोषणा राष्ट्रपति साहब करते हैं, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति आपके कौन है, राष्ट्रपति साहब हैं। यह पावर कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, ये हमने कहां से लिया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति साहब को, जो 42वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंदर जब आया था, तो राष्ट्रपति साहब को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने आपातकाल यहाँ पे लागू करवा दिया था। बहुत सारी चीजें बताने को, लेकिन बट इतना सा ध्यान रखेंगे कि ये आपका काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र की उस दिन क्या हुई है, हत्या हो गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिचुएशंस क्या रही होंगी भाई, हम तो थे नहीं वहां, लेकिन जो बुकें हमें बताएंगे वही हम बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन था आपका। विटिलिगो दिवस की बात करें, त्वचा दिवस है आपका ये भी। और 25 जून को एक मैंने नाविक दिवस की भी बात करी है। तो आज तो 2-3 दिवस हो गए आपके, है ना। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आप लोगों के बीच में, अबुबाची मेला चर्चा में आपका भाई। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मेला, अबुबाची मेला भाई। अबुबाची मेला चर्चा में है, ये भी चर्चा में है। अबुबाची मेला चर्चा में क्यों है, तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखिए यह भी आपका पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा, पूर्वी जो भारत है, भारत का
सबसे बड़ा मेला है, याद रखना एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा भाई, असम के कामाख्या मंदिर, असम में लगता है, कहां पर लगता है आपका ये, असम के अंदर लगता है अम्बुबाची मेला। यहाँ पर कौन सा मंदिर भाई आपका, कामाख्या देवी मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और ये भारत की शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है भाई, भारत की शक्ति पीठों में से, शक्ति जो पीठ हैं पीठों में से एक है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। और हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है अम्बुबाची, तो जून में हर वर्ष आपका ये आयोजित किया जाता है, याद रखना भाई। हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है, जून के अंदर ये आपका हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनना भाई। देवी मंदिर हिंदू धर्म की शक्तिपीठों में से एक है आपके बीच में। और इस दिन होता क्या है भाई, 7 से 10 दिन तक, देखिए 7 से 10 दिन तक क्या होता है भाई आपका, 7 से 10 दिन तक कामाख्या मंदिर के कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं भाई, क्या द्वार बंद रहते हैं, ठीक है। कामाख्या मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये माना जाता है ये वार्षिक रजस्वला जो कह सकते हो आप इसको, एक बार जो शब्द होगा ना, रजस वाला चक्कर से गुजरती है। ये माना जाता है कि जो देवी माँ है, देवी माँ जो कामाख्या देवी माँ है, ये वार्षिक रजस्वला चक्कर से गुजरती है। इस समय वार्षिक रजस्वला जो चक्कर है, इस चक्कर से गुजरती हैं, इसलिए ये दरवाजे बंद रखे जाते हैं। और सबसे बड़ा मेला रहता आपका ये पूर्वी भारत का। चलिए भाई, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। उज्जवल परिवार से जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। क्लास को स्प्रेड करा करो भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट भाई।